ये एक मूवी नहीं है, ये वो कहानी है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक मूवी है जिसमें एक्शन, ड्रामा और इतिहास का परचम है। चैनल में आप नए हैं तो मूवी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के गजनी से। ये 1192 का समय होता है जहां सुल्तान पूरी जनता के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान का इशारा करते ही जंजीरों में लिपटे हुए हमारे पृथ्वीराज चौहान एंटर करते हैं। उनके साथ सिपाही भी कब्जे में होते हैं। यहाँ पर हम पृथ्वी के मित्र चंद्रवरदाई को भी देखते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है सुल्तान का सिपाही पृथ्वी को गर्दन झुकाने के लिए कहता है, ऐसा करने पर उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन पृथ्वीराज अपना सर ऊपर कर लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार होते हैं। ऐसा देखकर सिपाही पृथ्वीराज की तरफ हथियार फेंकता है। पृथ्वीराज वो हथियार उठाकर सुल्तान की चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। पृथ्वीराज की आंखें नहीं होती, लेकिन वो आवाज़ के माध्यम से शेर को मार गिराता है। देखते ही देखते पृथ्वीराज तीनों शेरों को एक एक करके मार गिराता है। उसका ये साहस देख के वहाँ की जनता भी उसके जय जयकार करते हैं। पृथ्वीराज फिर कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे और मेरे साथियों को हिंदुस्तान वापस जाने दोगे। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है। यहाँ हमें सबसे पहले संयोगिता दिखाई देती है, जो कि पृथ्वीराज की प्रेमिका होती है। हम आगे चंद्रवरदाई को देखते हैं, जो कि एक ज्योतिष भी है। वो पता करता है कि राज्य में कोई दुविधा आने वाली है। वहीं पृथ्वीराज को पता चलता है कि सुल्तान गौरी का भाई मीर हुसैन का दूत आया है। दूत अपनी परेशानी पृथ्वीराज के आगे रखते हैं। दूत बताता है कि मीर हुसैन अपने सुल्तान की दासी को लेकर भाग गए क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पृथ्वीराज दूत को वापस भेजकर अपने सामंतों से सलाह मांगते हैं, लेकिन काका कहते हैं, हम उनकी मदद क्यों करें? उन्होंने तो हमारा सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, हम अफगानियों का साथ क्यों दें? लेकिन पृथ्वीराज समझाते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में कोई भी हमारे द्वार आए, खासकर स्त्री के मदद के लिए, तो हम मदद करते हैं। इसके बाद पृथ्वी चौहान 10 वीरों को लेकर अफगानिस्तान चले जाते हैं मीर हुसैन को लाने के लिए। यहाँ पर मोहम्मद गौरी को गुप्तचरों से पता चलता है कि पृथ्वीराज ने उसके भाई को शरण दी है। उसके बाद मोहम्मद गौरी अपने दूत को पृथ्वीराज के पास भेजता है अपना भाई की मांग के लिए। और दूत ये भी कहता है, अगर उसका भाई ना मिला तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना। पृथ्वीराज युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम काका को देखते हैं, जो कि जश्न मना रहे होते हैं। वो अपनी आंखों की पट्टी निकालते हैं, जिसका मतलब है जंग होने वाली है। उनके आंखों में पट्टी इसीलिए होती है क्योंकि उन्होंने भरे दरबार में एक दूत को मार डाला था। इसीलिए राजा ने उन्हें आदेश दिया कि वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लें। अब जब भी कोई सभा होती है तो काका अपनी आंखों में पट्टी बांधे रखते हैं, और युद्ध का समय होता है तभी वो अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं। ये काका के लिए खुशी का मौका था क्योंकि युद्ध होने वाली थी। इसके आगे हमें युद्ध भूमि दिखाई पड़ती है, जहाँ पर मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज से 2 गुनी होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कैसे पृथ्वीराज अपने टैक्टिक्स और रणनीति के अनुसार जंग जीत जाते हैं। पृथ्वीराज बड़ी आसानी से मोहम्मद गौरी को जीत लेता है और उसे हरा के उसे बंदी बना लेता है। इस युद्ध में मीर हुसैन मारा जाता है। रात में हम देखते हैं पृथ्वीराज को श्रद्धांजलि देते हुए मीर हुसैन के शव को। यहाँ हम चंद्रवरदाई को देखते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी के पास आते हैं पूछने के लिए कि आपको कुछ चाहिए। मोहम्मद गौरी कहता है कि मुझे मौत दो। मोहम्मद गौरी कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि हमारे उधर हारे हुए सिपाही को मार दिया जाता है। यहाँ चंद्रवरदाई गौरी को बताता है कि पृथ्वीराज किसी को हराने में खुश नहीं होते, बल्कि अब हार के उसे मारने में खुश होते हैं। मोहम्मद गौरी कुछ समझ नहीं पाता। मोहम्मद गौरी को दरबार में पेश किया जाता है। वहाँ वो कहता है कि मुझे मौत चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज उन्हें मारते नहीं, उन्हें जीवन दान देते हैं। यहाँ पृथ्वी अफगानियों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए गौरी को जिंदा छोड़ता है। यहाँ हम कन्नौज के राजा जयचंद को देखते हैं, जो अपनी बेटी संगुप्ता के साथ एक बलि दे रहा था। वहीं पर एक गुप्तचर आता है और राजा को बताता है
और उन्हें बताता है कि उनके नाना ने उनकी गद्दी पृथ्वीराज को दे दी है। जयचंद गुस्से में आकर दिल्ली अपने नाने के पास जाकर अपने आप को उससे ज़्यादा ही योग्य बताता है, लेकिन नाना जी बताते कि पृथ्वीराज ने अपने दुश्मन को दूसरा मौका दिया, इससे बड़ा वीर और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जयचंद उन्हें युद्ध की धमकी देकर वापस चले जाते हैं। अगले दिन जयचंद का भाई एक संदेश लेके आता है। उस संदेश में काका को युद्ध की खुशबू आती है। जयचंद का भाई सबको बताता है कि उनका राजा राज्य सूर्य यज्ञ करना चाहता है। इस यज्ञ का मतलब साफ है। आपको बता दें कि जो भी इस यज्ञ को निमंत्रित करेगा वो राजा जयचंद के अंडर आ जाएगा। पृथ्वीराज को यह आमंत्रण देने का साफ मतलब ये था कि पृथ्वीराज आधी दिल्ली जयचंद को दे दे। लेकिन पृथ्वीराज काका और सभी योद्धाओं के साथ इस निमंत्रण को मानने से मना कर देता है, युद्ध के आमंत्रण को मान जाता है। पृथ्वीराज यज्ञ में नहीं आता है तो जयचंद उसकी सोने की मूर्ति बना के एक द्वारपाल की जगह खड़ा कर देता है। शास्त्रों के अनुसार अगर जयचंद को युद्ध से पहले यज्ञ करना है तो जयचंद को पृथ्वीराज की मूर्ति को शामिल करना होगा। जयचंद ने इस यज्ञ में समगुप्ता के स्वयंवर की भी घोषणा कर दी। सेनाओं में भी ये बात फैल गई थी कि समगुप्ता का स्वयंवर हो रहा है, लेकिन संयोगता को जैसे ही पता चलता है कि उसके पिताजी ने पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल की जगह खड़ा की है, वो अपने पिताजी से कहती है कि मैं पृथ्वीराज से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। जयचंद ये सुनते ही आग बबूला हो जाता है, लेकिन उनकी माँ ये बोलकर समझा देती है कि मैं उस लड़की को समझा दूँगी। अगले दिन स्वयंवर में संयुक्ता भरी सभा में पृथ्वीराज को अपना पति मानकर उसकी मूर्ति पर माला चढ़ा देती है। इसे देखकर जयचंद जैसे ही अपना तलवार उठाता है वैसे ही पृथ्वीराज वहां आ जाता है और पृथ्वीराज के साथ घोड़े पर बैठ जाती है। उनकी दासियां भी उनके सैनिकों के साथ बैठ जाते हैं। ये एक राजा के लिए बड़ी शर्म की बात होती है। जयचंद इस बात से और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वो पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारता है। यहाँ हम देखते हैं पृथ्वीराज और संयुक्ता में प्यार भरी बातें होती है और सुबह होते ही उन्हें रानी का दर्जा दिया जाता है। सुबह होते ही वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग पृथ्वीराज को समझाते हैं कि संयुक्ता को उनके माता पिता के पास वापस भेज दिया जाए और पूरे विधि विधान से दोबारा शादी की जाए, नहीं तो जनता सोचेगी कि हमारा राजा ही वहाँ की लड़की को उठा के ले आया तो हम भी वहाँ की लड़कियों को उठा के ले आएंगे। इससे सारी व्यवस्था तितर बितर हो जाएगी। लेकिन लड़की बताती है कि मैंने अपने माता पिता और वहाँ के समाज के सामने पृथ्वीराज को अपना पति माना है। दोनों का विवाह अजमेर में ही होता है। शादी के बाद वो दोनों कुल देवी के मंदिर गए। इतने में जयचंद गोरखपुर का किला अपने साथियों के साथ हड़प लेता है। इस बात का पता चलते ही काका और उनके साथी गोरखपुर के किले को दोबारा हथियाने के लिए चले जाते हैं, बिना पृथ्वीराज को बताए हुए। गोरखपुर का किला तो उन्हें वापस मिल जाता है, लेकिन काका और उनके साथ 64 साथी सभी मारे जाते हैं। अगले दिन शोक सभा में औरतें इन सब का कारण नई रानी को ही ठहराते हैं। इतने में वहाँ एक खरा आदमी काका की अंतिम इच्छा पृथ्वीराज को बताता है। काका की अंतिम इच्छा ये थी कि उनकी मृत्यु के बाद कोई शोक न मनाए, सब नाच गाना करे। यहाँ पर काका का लड़का कहता है कि वो अपने पिता की वीरता पर रोना नहीं चाहता है, जश्न मनाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम जयचंद को एक सौदागर के साथ देखते हैं। जयचंद उस सौदागर के जरिए सुल्तान गौरी से दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता है। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम देखते हैं कि सौदागर सुल्तान गौरी के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि शायद हम युद्ध जीत जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में अब हमारा एक दोस्त भी है। लेकिन जयचंद एक शर्त रखता है कि गौरी युद्ध के दौरान पृथ्वीराज को कुछ नहीं करेगा और उसे बंदी बना के जयचंद के हवाले कर देगा और उसके बदले में जो कीमत चाहे मोहम्मद गौरी उससे ले सकता है। मोहम्मद गौरी मान जाता है। अगले ही दिन युद्ध का मैदान दिखाया जाता है, लेकिन मोहम्मद गौरी इस युद्ध से तंग आ चुके हैं, क्योंकि युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के काफ़ी सिपाही मारे गए हैं।
हिंदुस्तान के जुझारू लड़ाकूपन से मोहम्मद गोरी तंग आ चुका है। मोहम्मद गोरी देखता है ये मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए मोहम्मद गोरी एक षड्यंत्र रचता है। वो रात में पृथ्वीराज की तंबुओं में आग लगाकर पृथ्वीराज और उनके साथियों को बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज के बंदी बनाने की खबर सुनकर संगीता और उनकी सारी सहेलियां एक साथ मिलकर अग्नि दहन कर लेती है, जिनमें वो सब जलकर मर जाते हैं। राजा जयचंद अपनी बेटी के मुंह से दुखी था और मोहम्मद गोरी के दिए हुए धोखे से भी बहुत दुखी था। मोहम्मद गोरी ने अपना वादा तोड़ा और पृथ्वीराज को अपने अफगान ले आया। मोहम्मद गोरी जनता के सामने पृथ्वीराज को सूली पर चढ़ा के रखता है, लेकिन पृथ्वीराज बताता है कि उनका सुल्तान बहुत ही कायर है, जिन्होंने रात के अंधेरे में तंबुओं में आग लगाकर उसे पकड़ा। इसके जवाब पर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के दोनों आंखें निकाल लेता है। यहाँ चंद्रवरदाई गोरी को बताता है कि पृथ्वीराज की जीत तभी है जब वो अपने शत्रु से हारे और अपने शत्रु को मारे। ये सुनकर मोहम्मद गोरी पूरी जनता में ऐलान करता है कि अगर पृथ्वीराज को अपने वीरता पे भरोसा और घमंड है तो मोहम्मद गोरी की दी हुई चुनौती को पार करे और खुद को और अपने साथियों को यहाँ से ले जाए। इसके बाद का सीन हम जानते हैं और यहाँ हम घायल पृथ्वीराज को देखते हैं। यहाँ उनका इलाज एक हकीम कर रहा होता है और वो सवेरे होते ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अफ़गानी जनता पृथ्वीराज के साहस को देखकर उसका जय जयकार करती है, जिसके जवाब में पृथ्वीराज भी उनको प्रणाम करते हैं। अगले चुनाव में पृथ्वीराज को 7 तीर दिए जाते हैं। उन 7 तीरों से किसी भी एक सैनिकों को मार दिया गया तो उन्हें और उनके साथियों को वापस हिंद भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी 6 तीरों को तोड़ देते हैं और एक तीर से मोहम्मद गोरी को चुनौती देते हैं। यहाँ पर पृथ्वी मोहम्मद गोरी को उकसाने की कोशिश करते हैं। अगर वो इसमें जीत जाते हैं तो उनकी जनता उन्हें महान राजा मानेगी। यहाँ पर गोरी भी सोचता है कि उसने अपने जनता के सामने पृथ्वीराज को मार दिया तो उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपने साहस और हुनर से पृथ्वीराज गोरी के गर्दन में तीर मारकर उसे मार देते हैं। यहाँ पर इन दोनों को तीर मारकर जान से मार देते हैं और इनके साथियों को रिहा कर दिया जाता है। इनके साथी इन दोनों के शव को हिंद लेके जाते हैं। यहाँ इस मूवी का एंड होता है।